नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज से 42 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पद स्वीकार करने से पहले उन्होंने दो मांगे प्रस्तुत की थी। पहला है उनके पास विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार होना चाहिए और दूसरा है वह कमांडर इन चीफ के रूप में काम करेंगे। ये दो मांगे जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पद स्वीकार करने से पहले रखी थी और इनको ये दो मांगे दे दी गई थी। उसके बाद इन्हें 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इस अधिवेशन में पहला है इस अधिनियम में पहला है इस अधिनियम पहला है इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई और दूसरा कथन है भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का विशेष विधायी अधिकार प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस अधिनियम में प्रथम बार जो है भारत में सभी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर भारत सरकार का अधिकार स्थापित किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से उनकी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई, जिससे भारत के गवर्नर जनरल को समस्त ब्रिटिश भारत का विशेष विधि अधिकारी प्राप्त हो गया। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और चार्टर एक्ट 1833 का उद्देश्य जो था वो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली की शुरुआत करना था, ना कि खुली प्रतियोगिता का। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 1 है वो गलत है। ओके। यह प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1833 में। ओके। तो इसमें पहला कथन जो है गलत है और केवल इसमें 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन बी है, ये बी लिख लो। ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1853 में पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? भारतीय परिषद अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वो है इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया था। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान किया गया था, 1773 में। ओके। तो इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन डी है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान में शामिल नहीं है, ये विशेषता नहीं है। ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान किया गया था। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया?
भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था आरंभ की और इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया एवं पूर्व में भारत के राज्य सचिव द्वारा संभाले जाने वाले कुछ कार्यों को इस नए कार्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं दिए गए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने घोषणा किया कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्र के लिए संधि संबंध 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो जाएंगे। इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। ओके, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने का अनुमति नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अंतरिम सरकार के सदस्य 1946 में और सूची 2 में संबंधित विभाग। आई चुंद्रीगर जो है वो वाणिज्य विभाग से संबंधित है। इनका कार्य जो था वाणिज्य विभाग से था। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। जगजीवन राम का संबंध जो श्रम विभाग से था, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। अब्दुर रब निस्तार का संबंध जो है संबंध डाक एवं वायु से था। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। आसफ अली का संबंध जो है वो रेलवे एवं परिवहन से था। आसफ अली का संबंध, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये बी है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आर के षणमुगम शेट्टी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है वो गठित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1951 में। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1951 नहीं, सॉरी 1947 में। 1947 में प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था। उसके बाद ये आर के षणमुगम शेट्टी जो है वो षणमुगम शेट्टी का संबंध जो है वो वित्त विभाग से था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। रेलवे में परिवहन विभाग जो है वो डॉक्टर जॉन मैथाई से संबंधित था। और संचार विभाग जो है वो संचार विभाग जो रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित था, संचार विभाग। और उद्योग और आपूर्ति विभाग जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के से संबंधित था। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधियों तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना। दूसरा कथन है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। तीसरा है मंत्रिमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन। और चौथा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मत से अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को ओके उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ओके, और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और मई 1949 में मंत्रिमंडल में भारत की सदस्यता की अनुसमर्थन किया था। सदस्यता का समर्थन जो है वो मई 1949 में
मई 1949 में इसका समर्थन किया गया था। ओके। और भारत में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को चुनाव हुआ था, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार सबसे पहले जो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था, फिर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति में डीपी खेतान का स्थान लिया? डीपी खेतान प्रारूप समिति में प्रारूप समिति की स्थापना जो 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ओके। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम माधवराव जो बी.एल. मित्र की जगह लिए थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और टी.टी. कृष्णमाचारी जो है ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिए थे। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। डीपी खेतान का स्थान जो टी.टी. कृष्णमाचारी ने लिया था। ओके, उनकी मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन बी है, एस.एन. मुखर्जी संविधान के प्रमुख प्रारूपकार थे। और ऑप्शन सी है, एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन डी, ये डी है, ऑप्शन डी है, वसंत कृष्ण वैद्य भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक थे। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ना कि सिंह को। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नहीं है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह संविधान सभा के संदर्भ में सही नहीं है। ओके। और सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, न कि एच.वी.आर. अयंगर को। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। इसमें एच.वी. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपक यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो संविधान सभा के संदर्भ में सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता मानी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई है? ऑप्शन पहला है बोडो, दूसरा है नेपाली, तीसरा है डोंगरी, चौथा है कोंकणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मूल रूप से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और वे हैं भाषाएं जो हैं वो असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये जो है वो 22 भाषाएं हैं। सिंधी को जो है वो वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और
71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके, 1992 में। और बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त 96वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उड़िया नाम था, उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। ओडिया। यह 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ओके, तो इस प्रकार जो बोडो और डोगरी है वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 1 और 3 सॉरी। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली गई विशेषता है? ऑप्शन ए कनाडा का संविधान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका का संविधान और ऑप्शन डी है आयरलैंड का संविधान। कनाडा के संविधान से जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर स्थापित की जाती है, जिसका अर्थ है कि लोगों के पास अंतिम शक्ति होती है। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे कि स्विट्जरलैंड में देखा गया है कि लोग 4 तंत्रों जनमत, संग्रह, पहल, स्मरण और जनमत के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति रखते हैं, शासन करते हैं और कानून निर्मित करते हैं। यह रूप जो है वो जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, या तो संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली में ही हो सकता है यह रूप। ओके, और भारतीय संविधान एक प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है, जहां कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। इस प्रकार जो भारत जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार जो कथन और कारण है दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें कथन सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता ली गई है। आपातकाल के दौरान निलंबन की व्यवस्था, मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था जो है वो जर्मनी का वाइमर संविधान से ली गई है। ओके, वाइमर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, जर्मनी या वाइमर। ओके, ये जर्मनी के संविधान से मूल अधिकारों को निलंबन करने की व्यवस्था आपातकाल के दौरान ली गई है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है? पहला भौगोलिक कारक, दूसरा है
दूसरा राजनीतिक कारक और ऑप्शन सी है विधिवेक्ताओं का प्रभुत्व और ऑप्शन डी है केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान। संविधान में मूल अधिकार में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं मूल संविधान में। ओके, लेकिन वर्तमान में एक प्रस्तावना और 470 अनुच्छेद 2019 में, मतलब 2019 के संदर्भ में ये बात हो रही है, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। हमारे संविधान के विशाल आकार के 4 कारकों ने योगदान दिया है और वे हैं भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान और संविधान सभा में कानूनी विद्वानों का प्रभुत्व। ये जो है वो हमारे संविधान के विशाल आकार के कारक हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, ये राजनीतिक कारक जो है वो भारतीय संविधान के विशाल आकार के योगदान देने वाला कारक नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में जो है वो मॉरिशस जोन ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है, मॉरिशस जोन्स द्वारा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया है भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरेशन विद द सेंट्रलिज्म टेंडेंसी जो आइवर जेनिंग्स द्वारा कहा गया और अर्ध संघीय जो केसी व्हीलर द्वारा भारतीय संविधान को कहा गया है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें शासन के लिए भारत के मूलभूत सिद्धांत को रेखांकित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1944 को इसको स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और सूची 2 में राज्यसभा में सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में सीटों की संख्या जो वो 5 है। ओके, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और असम में राज्यसभा में सीटों की संख्या जो वो 7 है असम में, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और गुजरात में सीटों की संख्या जो वो 11 है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो वो 11 है। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और झारखंड में सीटों की संख्या जो है वो 6 है। झारखंड में राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की गई। संविधान सभा की मांग को अंततः जो है वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के दौरान सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की गई थी। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को लाया गया था और इसमें संविधान सभा की गठन की मांग को अंततः स्वीकार किया गया था। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन और वर्ष। गोवा राज्य का गठन जो है वो वर्ष 1987 में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, यह सही सुमेलित है। और हरियाणा राज्य का गठन जो है वो वर्ष 1966 में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और मणिपुर राज्य का गठन जो है वो वर्ष 1972 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही है। और नागालैंड का गठन जो है वर्ष 1963 में हुआ था, ना कि 1964 में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई
शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान यानी मायुवा मायुवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका फुल फॉर्म जो है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। ओके, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है इसका फुल फॉर्म का नाम। ओके, और इसका उद्देश्य जो है वो राज्यों के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया है, और दूसरा कथन है, यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो है वो यह योजना जो है लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों के लिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकत्रित करना है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, और यह जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस जो वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस जो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, और यह जो है 2013 से मनाया जाता है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो यमुना नदी पर ओखला बैराज पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोजन गैस का प्रकार और किसके द्वारा निर्मित? ग्रे हाइड्रोजन जो प्राकृतिक गैस द्वारा निर्मित होता है, ग्रे हाइड्रोजन। तो इसका जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो जल द्वारा निर्मित होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जल द्वारा निर्मित होता है। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस, और इसको जो नेचुरल गैस जमीन के अंदर जो नेचुरल गैस होती हैं वो उनके द्वारा निर्मित होता है, वो ना कि वायुमंडलीय गैस द्वारा। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की है? विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण जो है वो राज्यों में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना किया जाता है इसके तहत। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नौकरियों के लिए लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण, ये तो एक नए युग का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है इन लोगों को। ओके, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का विकास करना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2000 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो असंबद्ध बस्तियों को प्रत्येक मौसम में सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का विकास करना है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है केवल सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदखंड क्षेत्र में 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है आजमगढ़। आजमगढ़ जो वो पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है, ना कि बुलंदखंड क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। ऑप्शन बी है यदि मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है वे अत्यंतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं और ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही हैं। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। मूल अधिकार का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित किया गया है, जो देश का मूल कानून है और यह राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। वे अत्यंतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं। मूल अधिकार जो अत्यंतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं, जिसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और ये सभी जो हो राज्यों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं और मूल अधिकार का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसे न्यायालय के द्वारा लागू कराया जाता है, ना कि उसे न्यायालय के द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसका बचाव या गारंटी प्रदान किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल ए और सी सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी समान कानून से ली गई है और दूसरा कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा जो ब्रिटिश समान कानून से उधार ली गई है, ना कि फ्रांसीसी समान कानून से। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और मतलब भारतीय संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ की परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो गलत है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है ये संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और ऑप्शन डी है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के हिस्से जो नहीं है वो संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्य जो है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंशक्रम से, ऑप्शन सी है पंजीकरण से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं, और वे हैं जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेशन से प्राप्त किया जा सकता है भारतीय नागरिकता को। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें सभी जो है वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वर्ष 1955 के तहत। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? भारत का महान्यायवादी जो सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा परिभाषित कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, भारत सरकार को विधिक सलाह देता है महान्यायवादी, और सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना यह जो महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न को एक अतारांकित प्रश्न से क्या अलग करता है? भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, अतः पूरक प्रश्न पूछने जा सकते हैं, उसके द्वारा पूरक प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न में अलग होता है इसलिए। ओके, तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदनों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए अपनी कार्यवाही के प्रशासन पर रोक लगाने का अधिकार, ऑप्शन बी संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है गिरफ्तार और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के सदनों की सामूहिक विशेषाधिकार जो है वो रिट वाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने या प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ओके, संसद के सदनों की सामूहिक विशेषताओं में ये शामिल है। संवेदनशील मामलों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार भी संसद के सदनों की सामूहिक विशेषाधिकार में शामिल है। गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी संसद के सदनों की सामूहिक विशेषाधिकार में शामिल है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है वो सही है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर की गई थी? सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन जो वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। कृष्ण मेनन समिति के आधार पर 1964 में। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम जो है दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और दूसरा कथन, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इनकी भूमिका जो है वो उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र या महाभियोग या मृत्यु या अन्य परिस्थितियों के कारण पदमुक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का पदभार संभालता है और वह अधिकतम 6 माह तक इस पद पर बना रह सकता है। धन विधेयक जो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के लोक लेखा खाते में भुगतान सांसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, भारत की आकस्मिकता नीति राष्ट्रपति के अधीन है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत के लोक लेखा खाते में भुगतान जो है वो सांसदीय विनियोग के बिना विशेष रूप से बैंकिंग लेन देन के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और भारत की आकस्मिकता निधि जो राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, इसमें जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी विचारधारा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जो है वो गांधीवादी सिद्धांत है, वह यह अनुच्छेद 43 में वर्णित है। ओके, कुटीर उद्योग ग्रामीण में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 में वर्णित है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ओके, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय या शोषण से बचाना जो ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। ओके, यह अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया। और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है और इसका वर्णन 1947 में किया गया था, अनुच्छेद 47 में। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना जो है वो ये जो समाजवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, यह गांधीवादी विचारधारा नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गांधीवादी विचारधारा नहीं है। ओके, ये सामाजिक सिद्धांत पर कार्य करता समाजवादी विचारधारा है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकील का स्वर्ग कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बजट का उद्देश्य क्या है? आंतरिक बजट एक ऐसा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसके धर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। एसके धर समिति जो है वो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एसके धर के नेतृत्व में भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की थी। भाषाई प्रांत आयोग की।
ओके, राज्यों की भाषाई पुनर्गठन इसका वो था। ओके, इसके लिए नियुक्त किया गया था इसके दर समिति। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? हाल ही में फ्रांसीसी संसद सदस्यों ने फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत जिन्हें हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विश्व चैंपियन के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इनका संबंध जो बैडमिंटन से है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? महिला व्यवसाय जो है वो हाल ही में विश्व बैंक समूह ने महिला व्यवसाय और कानून 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसे वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा पैदा करने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं उनके परिवार और उनके समुदाय के लिए समृद्धि में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टीना पिसजोकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिसजोकोवा ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है और वे चेक गणराज्य से संबंधित है उनका देश। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य स्थानीय जल प्रबंधन प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 आरंभ किया है और इसका थीम जो है वो नारी शक्ति से जल शक्ति है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2023-24 में भारत की रैंकिंग क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जिसका शीर्षक जो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है।
भारत वैश्विक मानव सूचकांक जो है वो भारत वैश्विक मानव सूचकांक में 134वें स्थान पर है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया है। अभ्यास में भारतीय सेना के गोरखा राइफल और सेशल्स रक्षा बल के 45 कर्मियों ने भाग लिया है। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यह टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।